जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों का एक नंबर फिक्स होने वाला है मेरे भाई, और 100% यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अग्निवीर नेवी एमआर का जो सिलेबस है तो जीके में बताया गया है कि प्रमुख नदियां आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप इससे पहले नदी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इस क्लास के लास्ट तक बने रहना। यकीन मानो अगर आप पूरा क्लास देखोगे ना तो नदी के बारे में सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और ये आप लोगों का मार्कोस 2.0 बैच का डेमो क्लास 2 है। इससे पहले मैं बंदरगाह कराया था, ठीक है ना। तो बंदरगाह से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में वो सारा मैं करा चुका हूं। अगर आप लोग वो नहीं किए हो तो वो क्लास भी आप लोग कर लेना। इसके बाद से एक और डेमो क्लास चलेगा, 3 गो बस डेमो क्लास यूट्यूब पर चलेगा। उसके बाद से फिर एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जो लोग मार्कोस 2.0 बैच लिया है तो उन लोगों के लिए अग्निवीर नेवी एमआर का क्लास कराया जाएगा, और वो भी पूरा चैप्टर वाइज कराया जाएगा, सिलेबस के हिसाब से कराया जाएगा। अगर आपको मार्कोस 2.0 बैच लेना है, अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाना है और सिर्फ 149 रुपया पे करके ये मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है। और जैसे ये मार्कोस 2.0 बैच ले लोगे तो एकदम जीरो लेवल से आपको मैथ का क्लास भी कराया जाएगा, और जीके का क्लास भी चैप्टर वाइज कराया जाएगा, और साइंस का क्लास भी चैप्टर वाइज कराया जाएगा। और किस तरह से क्लास कराया जाएगा आप लोग खुद ये डेमो क्लास देख लो, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नदियां होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे गंगा नदी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सिंधु नदी के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे पेपर में पूछ देता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अच्छे से पूरे क्लास को देखना, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग भारत के नक्शे को अच्छे से देख लो। यहां से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं कि जो नदी है तो वो नदी किस तरह से कहां से निकलती है, मतलब किस तरह से नदी निकलती है और कहां पर जाकर गिरती है। मेरे भाई जो भी आपका नदी होता है ना, एक आपका हिमालयन नदी होता है। कौन सा नदी होता है? एक आपका हिमालयन नदी होता है। ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। और एक आपका प्रायद्वीपीय नदी होता है, ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। एक आपका हिमालयन नदी होता है, जो ऊपर की तरफ से नदी आता है तो वो आपका हिमालयन नदी होता है। जो पहाड़ों से नदी निकलता है तो वो कौन सा नदी होता है? हिमालयन नदी होता है। और जो नीचे के तरफ से नदी आता है तो वो आपका प्रायद्वीपीय नदी होता है, ठीक है ना। ऐसे पूछ देता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग समझ जाना कि वो नदी नीचे से आया हुआ है। और काफी सारा ऐसा नदी है जो हिमालयन मतलब ऊपर से आता है, पहाड़ों से आता है, ठीक है ना। तो आप लोग को यहां से ये पता चल गया कि नदी मतलब कहां कहां से निकलता है, ठीक है ना। अब देखो यहां से आपका गंगा नदी निकलता है। जैसे कुछ ऐसा नदी है जो नदी, यहां पर आप लोग ध्यान देना, ये आपका पूरा भारत का नक्शा है, ये आपका बंगाल का खाड़ी है, ये पूरा का पूरा समुंदर है, याद रखना आप सभी साथी। और ये आपका अरब सागर है, ये भी क्या है? ये भी आपका पूरा का पूरा समुंदर है। तो अपने भारत का जो भी नदी है ना, वो नदी अपने भारत से जब निकलेगा तो वो नदी या तो अरब सागर में आकर गिरेगा, नहीं तो बंगाल के खाड़ी में आकर गिरेगा। दो जगह वो नदी मतलब आकर गिरता है। तो कौन सा नदी अरब सागर में आकर गिरता है, कौन सा नदी बंगाल के खाड़ी में आकर गिरता है, सब कुछ मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपका समुंदर है। इससे पहले जब मैं बंदरगाह चैप्टर कराया था तो मैं आप लोगों से बोला था कि यहां से लेकर गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक पूरा का पूरा 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो बंदरगाह भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया हूं, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों को अभी ये क्लियर पता चला है कि एक आपका हिमालयन नदी होता है और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय नदी होता है। और जो भी अपने भारत का नदी होता है तो कुछ नदी अरब सागर में आकर गिरता है और कुछ नदी बंगाल के खाड़ी में आकर गिरता है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में, और पूरे विस्तार से बहुत अच्छे से हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। यकीन मानो अगर पूरा क्लास अच्छे से देख लेते हो ना तो मेरे भाई जो आपके नेवी एमआर के पेपर में नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो बाहर नहीं जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। और जो लोग आर्मी का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। चलो अब चलते हैं गंगा नदी की तरफ। सबसे पहले देख लो कि गंगा नदी का विशेषता क्या है बताया। उसके बाद मैं अभी बताऊंगा कि गंगा नदी कहां से निकलती है, कहां पर जाकर गिरती है, और गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है।
बताया जा रहा है कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और बंगाल के खाड़ी में, यहाँ पर बंगाल का खाड़ी रहेगा, बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और ये नदी मतलब दो देशों से होकर गुजरती है। एक तो अपने भारत, जैसे भारत के उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद से ये कहाँ जाती है? बांग्लादेश में भी जाती है। लेकिन जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है ना, तो गंगा को पद्मा नाम से जाना जाने लगता है। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चल गया कि गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, भारत से और बांग्लादेश से। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसी गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं? यहां से प्रश्न बनेंगे कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। याद रखना आप सभी साथी। और यहां पर आप लोग ये देख लो, अभी आगे मैं आप लोगों को पूरा चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूं कि कहां से गंगा नदी निकल रही है। सारी चीजें आपको समझ में आएगा। यहां से आप लोग देख लो कि मतलब जो गंगा नदी है दो देशों से तो होकर गुजरती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है, लेकिन अपने भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो गंगा नदी है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो आपका उत्तराखंड है, क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड से ही निकलती है। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। तीसरा आपका बिहार आ जाता है। चौथा आपका झारखंड आ जाता है। पांचवा आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। उसके बाद ये गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में चली जाती है। तो आप लोग को ये पता चल गया कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और 5 राज्यों का नाम मैं आप लोगों के सामने लिख दिया हूं। अब गंगा नदी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मेरे भाई गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो 2008 में, ठीक है ना। और यहां से ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो वो गंगा नदी है। तो ये आप लोग याद रखना। फिर बताया जा रहा है कि गंगा नदी में जो डाल्फिन रहती है तो वो आपका राष्ट्रीय जलीय जीव है। पूछ देगा कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो आपका डाल्फिन है। याद रखना आप सभी साथी। अब यहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यहां से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आती है, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। प्रश्न पूछेगा कि मेरे भाई राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो आपका डाल्फिन हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो वो आपका गंगा नदी है। तो यहां से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं अभी तक मैं आप लोगों को जो भी बताया हूं, समझाने का कोशिश किया हूं, वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आया है। अब आगे चलते हैं और ये देख लेते हैं कि ये जो गंगा नदी है ये कहां से निकलती है और कैसे कैसे जाती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूं कि मेरे भाई इधर जो है ना, इधर जो आपका है ये आपका अरब सागर है। ये क्या है? ये आपका अरब सागर है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। यहाँ पर लिखा भी गया है अरबियन सी। तो ये आपका क्या है? अरब सागर है। अरब सागर का मतलब ये होगा ये पूरा का पूरा आपका समुंदर है जिसका नाम है अरब सागर। और ये आपका बंगाल की खाड़ी है। ये क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी हो गया। याद रखना आप सभी साथी। अब देखो ये आपका जो बंगाल का खाड़ी है, तो जो गंगा नदी, अभी इसको छोड़ दो क्योंकि सिंधु नदी जब निकलती है तो वो अरब सागर में आकर गिरती है। इधर आपका पाकिस्तान है, सिंधु नदी यहां से निकलेगी और वो आकर पाकिस्तान में, यहाँ पाकिस्तान के रास्ते से अरब सागर में गिरेगी। उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। पहले गंगा नदी के बारे में देख लो। जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड के, यहाँ पर आपका उत्तराखंड राज्य है भारत के नक्शे में। और उत्तराखंड में यहाँ पर आपका गंगोत्री हिमालयन है और संतोपथ हिमालयन, मतलब पहाड़ी है, 2 पहाड़ी है। आगे मैं आप लोग को अभी वो भी दिखा रहा हूं। और वहां से एक जगह से अलकनंदा नदी निकलती है और दूसरा भागीरथी नदी निकलती है। फिर आप लोगों का जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी 2 नदी निकलती है तो एक जगह आकर ये मिलती है, उसे देवप्रयाग बोलते हैं। उसके बाद से फिर वहां से ये गंगा नदी बनती है। और गंगा नदी ऐसे मतलब आपके मतलब उत्तराखंड में बनती है। आपका उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आती है, फिर बिहार में आती है, फिर आपका झारखंड में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। ऐसे करते करते बांग्लादेश में चली जाती है। और फिर बांग्लादेश से समाप्त होने के बाद ये बंगाल के खाड़ी में आकर गिर जाती है, ठीक है ना। उसके बाद से यही गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है ना तो इसको हुगली के नाम से जाना जाने लगता है। आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ
एक आइडिया दिया हूं कि गंगा नदी कहां से निकलती है और कहां पर जाकर गिरती है। पता चल गया आप लोगों को, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से गंगा नदी के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। इसको देखकर कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। देखो, ये जो आपका भारत का नक्शा है ना, पूरा नक्शा मैं नहीं लिया हूं। यहाँ पर आपका उत्तराखंड राज्य है, भारत के नक्शे में यहाँ साइड में उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड में एक हिमानी है, ठीक है ना, जो आपका पहाड़ होता है, तो उस टाइप का कुछ यहाँ पर हिमानी है आपका, तो उसका नाम है गंगोत्री हिमानी, उत्तराखंड राज्य में। और फिर इसी साइड में यहाँ पर एक और हिमानी है जिसका नाम है संतोपथ हिमानी। अब इन दो हिमानी को मैं यहाँ पर लिया हूं, यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ लो। एक आपका उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री हिमानी है और दूसरा आपका संतोपथ हिमानी है। तो जो गंगोत्री हिमानी है, तो वहां से एक भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से, ठीक है ना। और उसके बाद से जो संतोपथ हिमानी है, तो वहां से एक अलकनंदा नदी निकलती है, यहाँ पर अलकनंदा नाम दिया है, अलकनंदा नदी निकलती है। उसके बाद से यहाँ पर आकर ये दोनों मिलती हैं सब, तो इसे हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। अब भागीरथी नदी को आप लोग छोड़ दो, संतोपथ हिमानी से जो अलकनंदा नदी निकलती है, तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों का एक धोली गंगा नदी निकलती है। ये देखो, यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब भी कोई नदी निकलती है, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूं, अच्छे से आप लोग समझ लो, यहां समझा दे रहा हूं। जब भी कोई नदी निकलती है, मान लो यहां से गंगा नदी निकल रही है, ठीक, गंगा नदी यहां से निकल रही है, जैसे उत्तराखंड से आपका जैसे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब निकल रही है, यहां आकर मिल रही है, देवप्रयाग बन रहा है। तो जब नदी निकलती है ना, तो कोई नदी आकर इसमें मिल जाती है, उसी तरह से फिर कोई और नदी आकर मिल जाती है, फिर कोई और नदी आकर मिल जाती है। मतलब एक नदी में जो बड़ी नदी रहती है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं सब। तो जो नदी मिलती हैं सब, उन्हें कहते हैं उस नदी का सहायक नदी। जैसे गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। तो मान लो अभी आप लोगों के गाँव में जो भी आप लोगों का नदी रहता है, छोटा छोटा जो आप लोग का जो भी आपका नदी रहता है, तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें इस तरह से आके नाली भी मिल जाता है, तो इस नदी का ये सहायक हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आपका होता है, जैसे जब ये आप लोग का संतोपथ हिमानी से जब अलकनंदा नदी निकलती है, तो धौली गंगा एक नदी निकलती है और आकर ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से ये हो गया कि अलकनंदा नदी का सहायक नदी ये धौली गंगा है, और जहाँ पर धौली गंगा आकर मिलती है ना, तो इसे हम विष्णु प्रयाग बोल देते हैं। सब कुछ अच्छे से समझना। फिर क्लास समाप्त होने के बाद ये पीडीएफ मैं एप्लीकेशन में दे दूंगा। जितने साथी मार्कोस 2.0 बैच लिए हो, तो उन लोगों के लिए मैं एप्लीकेशन में ये पीडीएफ दे दूंगा, और जो लोग नहीं लिए हो, तो आप लोग मेरे भाई मार्कोस 2.0 बैच को ले सकते हो और अच्छे से सभी क्लास को कर सकते हो। जब पीडीएफ मिलेगा तो इसको अच्छे से पढ़ना। धौली गंगा जहां आके मिलती है, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। फिर ये आपका अलकनंदा नदी जब आगे आती है, तो एक नंदाकिनी नदी यहां से आती है। नंदाकिनी नदी निकलती है और आकर अलकनंदा में मिल जाती है, और जब नंदाकिनी अलकनंदा में जहां पर मिलती है, तो यहां पर नंद प्रयाग हो जाएगा। जब धौली गंगा मिला तो विष्णु प्रयाग हो गया, और नंदाकिनी नदी मिला तो नंद प्रयाग हो गया। उसके बाद से फिर एक पिंडार नदी निकलती है, और ये भी आकर कहां पर मिल जाती है, अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो ये जो जहां पर पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है ना, तो इसे कर्ण प्रयाग बोलते हैं। उसके बाद से फिर आप लोग का इधर से एक और नदी निकलती है, जिसे मंदाकिनी नदी बोलते हैं। इधर आप लोग का केदारनाथ का मंदिर है, तो केदारनाथ का जहां पर मंदिर है, उधर से आपका मंदाकिनी नदी निकलती है, और ये मंदाकिनी नदी जहां पर आकर मिलती है ना अलकनंदा नदी में, तो इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ये आपका अलकनंदा नदी चली है, तो इसमें काफी सारी नदियां आकर मिली हैं सब। जो भी नदी मिली है सब, जो नदी मिली है सब, वहां पर जो कुछ भी बना है, सारी चीजें मैं आपको समझा दिया हूं। अब यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाता है, देवप्रयाग हो जाता है। अब यहाँ के आगे का कहानी मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। गंगोत्री हिमानी से जो भागीरथी नदी मिलती है, तो इसमें तो कोई नदी आकर नहीं मिलती है, लेकिन अलकनंदा में काफी सारा नदी मिला हुआ है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, और जब देवप्रयाग, यहाँ आपका देवप्रयाग है, यहां से आपका देवप्रयाग, ये इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक तरफ से भागीरथी, एक तरफ से अलकनंदा नदी, दो नदी निकली, यहां पर आकर देवप्रयाग बना। जब देवप्रयाग बनता है, तो वहां से किस किस तरह से, मतलब कहां कहां से गंगा नदी जाती है, इसको आप लोग समझ लो। देवप्रयाग से गंगा नदी बनती है, और यहां जब आती है, तो सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार राज्य आता है। पूछ देगा कि हरिद्वार नहीं, हरिद्वार राज्य नहीं, उत्तराखंड में हरिद्वार जो है, तो वहां से आप लोगों का
हरिद्वार मतलब किस नदी के किनारे बसा है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद से गंगा नदी फिर आगे चलती है, आगे आपका कन्नौज पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गंगा नदी कहाँ पर आती है, कन्नौज में आती है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर गंगा नदी चलती है। अब यहाँ पर पूछ देगा कि कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है, तो कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है। फिर गंगा नदी चल देती है और फिर यहाँ पर आपका प्रयागराज आ जाता है। तो पूछ देगा कि प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद से प्रयागराज से आते आते यहाँ पर गाजीपुर आ जाता है। तो गाजीपुर किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद से पूरा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना। अभी मैं आप लोग को ये जो साइड साइड में दिया गया है सहायक नदी ना, इसके बारे में भी बता रहा हूँ। उसके बाद से फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ती है और छपरा में मिल जाती है। यहाँ से आप लोग का उत्तर प्रदेश का सीमा समाप्त हो जाता है, बिहार में छपरा पड़ता है, तो ये बिहार में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। तो पूछ देगा छपरा किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है। फिर छपरा से आगे बढ़ती है। यहाँ से एक प्रश्न और आप लोगों को तैयार रखना है मेरे भाई, गंगा नदी बिहार के सबसे पहले कहाँ पर आती है, तो छपरा में आती है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गंगा नदी कहाँ पर आती है, तो कन्नौज में आती है। याद रखना आप सभी साथी। अब छपरा के बाद आपका बिहार का राजधानी पटना पड़ता है। तो पूछा जाता है पटना किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है, फिर सोनपुर आपका मिलता है, ठीक है ना, जहां पर सोनपुर का मेला भी लगता है। तो सोनपुर किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर सोनपुर से आगे निकलती है गंगा नदी। फिर बिहार में आपका एक कुर्सेला पड़ता है। तो कुर्सेला किस नदी के किनारे है, ये आपका गंगा नदी के किनारे है। फिर आप लोगों का बिहार का सीमा समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर ये आप लोगों का पश्चिम बंगाल में चली जाती है गंगा नदी। और जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो यहाँ से आप लोगों का पश्चिम बंगाल में जाती है तो गंगा नदी हुगली में बदल जाती है। यहाँ से दो भाग में बट जाती है पश्चिम बंगाल से। जैसे ही गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो दो भाग में बढ़ जाती है। एक आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता की तरफ आ जाती है, जिसे हुगली नाम दे दिया जाता है। और दूसरा आपका बांग्लादेश में चली जाती है, जिसे पद्मा नाम दे दिया जाता है। यही गंगा नदी दो भागों में बट जाती है जैसे पश्चिम बंगाल समाप्त होता है। तो ठीक है ना। तो इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी मैं आप लोग को सिर्फ ये बताया हूं कि उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, भागीरथी अलकनंदा एक जगह आकर मिलती है, देवप्रयाग बनता है, देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण होता है। फिर गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते गुजरते जाती है और वो जैसे बांग्लादेश में चली जाती है। और फिर गंगा नदी इधर जब आती है तो इसको हुगली नाम दे दिया जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को बताया हूं कि कोई भी नदी निकलती है तो उसमें छोटी छोटी बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, उसे उस नदी का सहायक नदी बोला जाता है। सेम उसी तरह से जब गंगा नदी निकलती है तो सबसे पहले आपका एक राम गंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है। जो राम गंगा नदी आकर इस गंगा नदी में मिलती है तो ये गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। अगर पेपर में पूछ देगा कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है तो ये आपका राम गंगा है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। उसके बाद से फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है। उसके बाद से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ एक आपका यमुनोत्तरी हिमानी है, ठीक है ना। और यमुनोत्तरी जो हिमानी है तो यहाँ से एक यमुना नदी निकलती है और ये यमुना नदी आकर सीधे कहाँ पर मिलती है, ये प्रयागराज में आकर मिलती है गंगा नदी में। और जब यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है यहाँ पर, यही आपका प्रयागराज होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका यमुना नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि आप लोग खुद देखो यहां से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। मतलब गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी तो राम गंगा है और गंगा नदी की जो दूसरी सहायक नदी है वो आपका यमुना नदी है, जो यमुना नदी यमुनोत्तरी से निकलती है और आकर सीधे प्रयागराज में मिल जाती है। अब जब यमुना नदी निकलती है ना तो इसके भी कुछ सहायक नदी है, वो भी आप लोग ध्यान दे दो मेरे भाई। जब यमुना नदी यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर आती है, तो यहाँ चंबल जो आपका है मध्य प्रदेश में है, तो इधर से एक नदी आकर निकलती है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। चंबल नदी ये इधर से आकर एक मिलती है यमुना नदी में, तो चंबल किसकी सहायक हो जाएगी, यमुना की सहायक हो जाएगी, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखना। बाहर का लाइट सारा बुता देना, तो बाहर का सारा लाइट बुता देना। अभी थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता है, तो कुछ दिन तक इस तरह प्रीमियर क्लास चलेगा, फिर आप लोगों का लाइव क्लास चलने लगेगा। ये लाइव नहीं चल रहा है, आप लोग कमेंट करते रहो अगर समझ में आ रहा है तो। चलो
अब यहाँ पर यमुना नदी यहाँ पर आ गई, फिर चंबल जैसे जो है ये आकर यमुना में मिल जाती है, फिर यमुना नदी आगे बढ़ती है, फिर यहाँ से आप लोगों का ये विंध्या पर्वत से एक नदी निकलती है बेतवा नदी, तो बेतवा आपका यहाँ पर आकर यमुना में मिल जाती है, फिर यमुना नदी आगे निकलती है तो कैमूर की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है, तो इधर से आप लोगों का एक नदी निकलती है और आकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये सब जो भी आपका चंबल है, बेतवा है और जो भी आपका केन है, ये सब का सब यमुना नदी का सहायक नदी है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि मेरे भाई अभी दो सहायक नदी गंगा नदी में मिल गई है। उसके बाद से फिर क्या करना है, फिर आप लोगों का गंगा नदी आगे निकलती है और यहाँ से एक गोमती नदी आती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। ऐसे बोल देगा कि मेरे भाई पीलीभीत किस नदी के किनारे है, तो ये आप लोगों का गोमती नदी के किनारे है और गोमती नदी आती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो गोमती नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। अब जब गोमती नदी इधर से निकलती है ना, तो रास्ते में लखनऊ पड़ता है। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। और गोमती किसकी सहायक नदी है, तो गोमती गंगा नदी की सहायक नदी है। उम्मीद करता हूं जो समझा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इतना आप लोगों को पता चल गया कि मेरे भाई गंगा नदी जब निकलती है तो रामगंगा सहायक नदी मिलती है, यमुना सहायक नदी मिलती है, गोमती सहायक नदी मिलती है। अब इन लोगों के मतलब जो भी नदी के किनारे बसा है आप लोगों को पता चल रहा है कि जैसे गोमती नदी निकलती है तो लखनऊ शहर बसा है और यहाँ से केन की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश है, केन पर बसा हुआ है और बेतवा नदी पर विंध्या पर्वत मध्य प्रदेश बसा हुआ है, चंबल पर आप लोगों का मध्य प्रदेश बसा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है तो नेपाल से ये दो नदी निकलती है। यहाँ पर ध्यान देना आप सभी साथी, जैसे ही गंगा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है तो नेपाल से दो नदी जैसे निकलता है, एक काली नदी होता है और दूसरा करलाली नदी होता है। तो मेरे भाई जब नेपाल का काली नदी अपने भारत में आता है तो उसका नाम शारदा हो जाता है और नेपाल का करलाली नदी जब अपने भारत में आता है तो उसका नाम घाघरा हो जाता है। और काली करलाली जो नदी है ना, ये दोनों एक जगह आकर मिलती है और ये घाघरा नदी बन जाती है। तो फिर घाघरा नदी आकर कहां मिल जाती है, गंगा नदी में। तो फिर ये घाघरा नदी किसका सहायक नदी हो गया, गंगा नदी का। ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। फिर आप लोग का गंगा नदी आगे बढ़ती है और जब आगे बढ़ती है, अभी देखो सब ऊपर से नदी आ रहा था, अब नीचे से ये यमुना नदी भी इधर से गया है और आपका सोन नदी एक इधर से जाता है आपका उधर। ठीक है ना, तो जो सोन नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी हो गई। उसके बाद से फिर आपका एक गंडक नदी आता है। तो जो गंडक नदी होता है ये भी आपका बिहार के तरफ से निकलता है और ये डायरेक्ट आकर कहाँ पर मिल जाता है, ये यमुना गंगा नदी में मिल जाता है। तो गंडक नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। फिर ये गंगा नदी आगे निकलती है तो एक कोसी नदी निकलता है जो बिहार का है, बिहार का शोक इसे कहा जाता है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है, जब ये कोसी नदी निकलती है ना तो इसका कोई मुंह नहीं होता है कि ये कहां से कहां तक जाएगी। ये पूरा बिहार में कभी कभी बाढ़ लगा देती है। ये कहीं से भी इसका मुंह खुल जाता है, कहीं से भी ये तोड़ तोड़ कर ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है ना, तो पूरा बिहार में एकदम बाढ़ आ जाता है। तो इसलिए ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसे पेपर में पूछा जाएगा कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद से फिर गंगा नदी आगे निकलती है तो यहाँ आप लोगों का महानदी दार्जिलिंग से आपका निकल के यहाँ पर आकर मिलती है। ठीक है ना, ये भी आपका महानदी जो दार्जिलिंग है गंगा की आखिरी सहायक नदी है। याद रखना, गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा नदी है और गंगा की आखिरी सहायक नदी महानदी दार्जिलिंग है। ये दोनों बात याद रखना। उसके बाद से यहाँ पर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, तो मेरे भाई अभी तक मैं आप लोगों को जो भी समझाया हूं उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। सहायक नदी क्या होता है, गंगा का कितना सहायक नदी है, ये सब कुछ आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है वो भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब यहाँ से आप लोग मैं अच्छे से लिख दिया हूँ कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ और इसी तरह से एप्लीकेशन में भी क्लास चलेगा। अगर आपको एकदम बेसिक लेवल से जैसे अग्निवीर नेवी एमआर का तैयारी करना है एकदम जीरो लेवल से, तो आपको एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आईडी पासवर्ड बना के और पेड कोर्स में जाकर सिर्फ 149 रुपये में मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है और अपना तैयारी अच्छे से इसी तरह से करना है। सभी चैप्टर को इसी तरह से पढ़ना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप बैच लेना। जितने भी साथियों को समझ में आता है वो लोग बैच ले लिए हैं। ठीक है ना, और मैथ तो अभी मैथ का भी मैं डेमो क्लास करा दिया हूँ, आप लोग देखे ही हो। अब एप्लीकेशन में मैथ का क्लास चलेगा तो एकदम बेसिक लेवल से चलेगा। चलो
यहाँ है गंगा नदी के किनारे बसे शहर है। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है मेरे भाई? यहाँ पर काफी सारा शहर का नाम दिया है, काफी सारा शहर का नाम दिया है। तो देख लेते हैं। एक ट्रिक होता है, काना बाप हवाई बेग से भागा, ये आपका ट्रिक है, इसको याद रख लेना। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कानपुर बसा है, बक्सर बसा है, पटना बसा है, हरिद्वार बसा है, बनारस बसा है, इलाहाबाद है, बेगूसराय है, साहिबगंज है और भागलपुर है। बाकी मैप के माध्यम से भी मैं आप लोगों को कुछ शहर का नाम बता दिया हूँ, तो उसको याद कर लेना। और ये पूरा राज्य इस ट्रिक से याद कर लेना। का से आपका कानपुर हो गया, ना से आपका क्या हो गया, नहीं, काना से आपका कानपुर हो गया, और ब से आपका बक्सर हो गया, प से आपका पटना हो गया, ह से आपका हरिद्वार हो गया, वा से आपका बनारस हो गया, और ई से आपका इलाहाबाद हो गया, बे से आपका बेगूसराय हो गया, और यहाँ सौ दिया है, सौ से साहिबगंज हो गया, और भागा से भागलपुर हो गया। तो इसको 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। काना बाप हवाई बेग से भागा, तो इतना नदी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहाँ पर आपका दे रहा है कि गंगा नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है, तो वो भी आप लोग देख लो। उसके बाद से गंगा नदी समाप्त हो जाएगा, फिर सिंधु नदी को हम लोग समझेंगे। उसके बाद लास्ट में बहुत सारे ऐसे देश हैं, कौन सा देश किस नदी के किनारे बसा है वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि कभी कभी देश के शहरों का नाम भी पूछ देता है। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं करा दूंगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मगर यशोदा को कंगन चाहिए, ये आप लोगों का ट्रिक है। ये गंगा नदी के किनारे सहायक नदी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये गंगा नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना आप सभी साथी, ये गंगा नदी का क्या है, सहायक नदी है, ठीक है ना। गंगा का सहायक नदी, गंगा का सहायक नदी क्या है, म से महानदी, ये ट्रिक आप लोग देख लेना। महानदी, गोमती नदी, राम गंगा नदी, यमुना नदी, सोन नदी, शारदा नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी, प्रणाली नदी और गंडक नदी, ये पूरा का पूरा गंगा नदी की सहायक नदी है। इसमें से पता है कैसे पेपर में प्रश्न पूछेगा, एक सहायक नदी दे देगा और बोलेगा कि निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है। उसमें बहुत सारा नदी दे देगा जो गंगा का सहायक नहीं रहेगा, और एक इसमें से दे देगा जो गंगा का सहायक नदी रहेगा। तो जब आप पढ़े रहोगे तभी ना आपको पता रहेगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अभी आप लोग का गंगा नदी समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि गंगा नदी को आज आप लोग बहुत अच्छे से जाने होंगे। आप लोग को सब समझ में आया होगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस पहाड़ों से निकलती है, और कैसे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर सिंधु नदी के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिंधु के नाम से ही हम लोगों का जो भारत देश है, तो मतलब इंडिया पड़ा है। क्योंकि सिंधु नदी को इंडस बोला जाता है, इंडस वैली बोला जाता है, ठीक है ना, इंडस रिवर बोला जाता है। तो इंडस से ही इंडिया नाम पड़ा हुआ है। पहले जब दूसरे देश के लोग हमारे भारत में आते थे ना, तो सिंधु नदी पार करके उन लोगों को भारत में आना पड़ता था। तो काफ़ी सारे लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे, हिंदू बोलते थे, उससे हम लोग का नाम हिंदुस्तान रख दिए। तो सिंधु नदी के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से चीन का बाब है, चीन का बाब नामक एक जलधारा निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत की भूमि पर यह केवल 1114 किलोमीटर तक ही रहती है। तो देखो, अभी अगर आप लोग को यह हवा में उड़ गया, नहीं समझ आया है, तो अच्छे से समझा रहा हूँ आगे डायग्राम के माध्यम से। बस इतना समझ लो, ये जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। वहां पर चीन का बाब नामक एक जलधारा है, और वहीं से निकलती है, हिंदुस्तान के रास्ते पाकिस्तान में जाती है, और जाकर कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ये जो सिंधु नदी है ना, गंगा नदी तो बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है, लेकिन सिंधु नदी अरब सागर में आकर गिरती है। और गंगा नदी भारत के गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, एक भारत से, एक बांग्लादेश में जाती है। लेकिन सिंधु नदी भारत के सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। ये सिंधु नदी चीन के तिब्बत से निकलती है, भारत में आती है, उधर लेह के रास्ते पाकिस्तान में जाती है, उसके बाद से अरब सागर में गिर जाती है। तो मतलब सिंधु नदी चीन से निकलती है, भारत में आती है, और जाकर पाकिस्तान में भी जाती है, फिर जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आप लोगों को पता चल गया, ठीक है ना। अब यहाँ आप लोग डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ लो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी आपका सिंधु नदी है वो यहाँ से निकलती है। ये भारत का, देखो भारत का नक्शा ये है, यहाँ तक भारत का नक्शा है, लेकिन भारत के बाद यहाँ पर तिब्बत आ जाता है, जो चीन का भाग है। याद रखना आप सभी साथी, ये तिब्बत कहाँ का भाग है, चीन का भाग है। और मेरे भाई तिब्बत में यहाँ पर ही एक मानसरोवर झील है, ठीक है ना, और वहीं से आप लोगों का सिंधु नदी का निर्माण होता है। सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु नदी यहाँ पर भारत के रास्ते आती है। इधर आपका लेह पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है, और उसके बाद से ये क्या करती है, सिंधु नदी ऐसे पाकिस्तान में यहाँ से आती है, पाकिस्तान में
यहाँ देखो कराची है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, और इधर आपका भारत यहाँ तक है, ठीक है ना। तो सिंधु नदी आपके भारत यहाँ चीन से निकली है और भारत में भी यहाँ पर इतना दूर तक गई है, ऊपर के एरिया में, जैसे लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर की तरफ गई है। उसके बाद से सीधे ये पाकिस्तान में आ गई है सिंधु नदी। उसके बाद से पाकिस्तान में जो मोहनजोदड़ो पड़ता है तो ये सिंधु नदी पर पड़ता है। उसके बाद से ये कराची में आ गई है, ये भी आपका सिंधु नदी पर पड़ता है। कराची के बाद से ये क्या करी है, अरब सागर में ये गिर गई है सिंधु नदी, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपका समुंदर हो गया है। तो यहाँ से आप लोग को ये समझ में आ गया कि सिंधु नदी का निर्माण कहाँ से होता है और भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान में कराची के बाद उसके बाद से अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप लोग डायग्राम के माध्यम से सिंधु नदी के बारे में अच्छे से समझ लो मेरे भाई। देखो जब सिंधु नदी निकलती है ना, तो सिंधु नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं जो भारत के नदी से निकलकर आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी का जो भी सहायक नदी है अभी मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों का दिया है सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो जो सतलुज नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर देखो ये जो आपका है ना, ये आपका तिब्बत है जो चीन में पड़ता है, और यहाँ पर सीन का वाब नामक एक जलधारा है, मैं आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीन का वाब नामक एक जलधारा है और यहीं से सिंधु नदी निकलती है। ध्यान देना आप सभी साथी, तिब्बत के चीन में सीन का वाब नामक एक जलधारा है और यहीं से सिंधु नदी का निर्माण होता है। उसके बाद से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और सबसे पहले लेह में आती है, ठीक है ना। मतलब चीन से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है, ऊपरी छोर में सबसे पहले लेह में आती है, लेह के बाद से लद्दाख में यहाँ पर जाती है। उसके बाद से फिर यहाँ पर आप लोगों का जम्मू कश्मीर, यहाँ तो आपका झेलम नदी है, ठीक है ना, जो आपका सिंधु नदी में आकर मिलती है। उसके बाद से सिंधु नदी इधर जाती है, फिर सीधे पाकिस्तान में आ जाती है, फिर ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अच्छे से बताया हूँ, कराची के पास से जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ से आप लोग को ये समझ में आ गया कि सीन का वाब नामक जलधारा से सिंधु नदी निकलती है और भारत के लेह लद्दाख सिंधु नदी से मतलब आते आते और ये पाकिस्तान के रास्ते ये अरब सागर में गिर जाती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब जब ये सिंधु नदियाँ जब ये जाती है ना पाकिस्तान में, तो मेरे भाई अपने भारत से बहुत सारा नदी आकर इसमें मिलता है जो सिंधु नदी का सहायक नदी हो जाता है। तो सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन सा हो जाता है आगे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सिंधु नदी के बारे में इतना ही आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि चिनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। पूछा जाएगा कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो चिनाब है। पूछा जाएगा सिंधु नदी के देखो सिंधु नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 3 देशों से होकर गुजरती है। चीन से निकलती है, भारत में आती है, फिर पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में जाकर गिर जाती है। उसके बाद से 1960 में भारत पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता भी हुआ था। जैसे ऐसा हुआ था ना, जो आपका सिंधु नदी है वहां से जो पानी आता है, तो कुछ पानी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान वाले यूज करेंगे और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान वाले यूज करेंगे। तो उसके लिए एक सिंधु जल समझौता भी हुआ था। पेपर में पूछ देगा कि सिंधु जल समझौता किस किस देश के साथ हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। तो याद रखना सिंधु जल समझौता सिंधु नदी के जो पानी आता था उसी के बंटवारा के लिए हुआ था 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य। इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अब सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। सिंधु नदी का सहायक नदी आपका झेलम नदी है, उसके बाद से चिनाब नदी है, फिर आपका रावी नदी है, उसके बाद से ब्यास नदी है, उसके बाद से सतलुज नदी है। तो ये पूरा का पूरा नदी सिंधु नदी का सहायक नदी है। अब जो जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है ना, बार बार पूछ है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये झेलम नदी के किनारे बसा है। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आप लोगों का रावी नदी के किनारे बसा है। तो यहां से कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बाकी सिंधु नदी के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट बात था सारी चीजें मैं आप लोग को अच्छे से बता दिया हूं। अब यहाँ पर आप लोग उम्मीद करता हूं सब कुछ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी आता है, तो ध्यान से सभी लेक्चर को सुनोगे ना, सब आपके दिमाग में बैठेगा। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आता है, तो जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि यह नदी हिमालय की कैलाश पर्वत से निकलती है। ये भी आपका हिमालय नदी है, हिमालय के कैलाश पर्वत से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और 5300 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है 5300 किलोमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है ऊंचाई है, यहाँ पर
यहाँ पर आप लोगों का बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निकलती है तिब्बत से बहने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले असम और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो ये भी 3 देशों से होकर गुजर रही है। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये हिमालय की कैलाश पर्वत से निकल रही है और मेरे भाई ये तिब्बत से बहते हुए आती है, जो चीन में तिब्बत है उधर से बहते हुए आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये बहुत बड़ी नदी है मेरे भाई, लेकिन पूरा भाग हमारे भारत में नहीं आती है, बहुत कम ही भाग आता है और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। पेपर में पूछा जाएगा भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से आती है और भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से और बंगाल के खाड़ी में जाकर ये गिरती है। ये अरब सागर में नहीं गिरेगी, ये जहाँ गंगा नदी गिरती है ना वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी भी गिरती है। तो याद रखना आप सभी साथी, बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, असम और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो देखो जो भी आपका अरुणाचल प्रदेश है उधर का शहर, जो भी आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश है, गुवाहाटी है, तो वो सारा का सारा वो सारा शहर किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। तो याद रखना आप सभी साथी। यहाँ बोला गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। मेरे भाई बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखना आप सभी साथी। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलने से मेघना कहलाता है। जब गंगा नदी इधर से मान लो आकर मिल रही है और इधर से अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, असम के रास्ते ये आकर यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मिल रही है, तो ये जहाँ पर मिलती है ना उसे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। याद रखना आप सभी साथी। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर मिलते हैं सब, तो उसे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। अब यहां पर बताया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर, तो यही फेमस शहर है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तो याद रखना ये सारा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। अब नर्मदा नदी के बारे में भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। बताया गया है कि अमरकंटक की पहाड़ी के शिखर से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ये जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी के शिखर से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। जहाँ पर सिंधु नदी गिरती है ना वहीं पर नर्मदा नदी भी गिरती है। उसके बाद से बताया जा रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर से बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। मेरे भाई ये जो आपका नर्मदा नदी है, सारा नदी तो आपका उधर उस साइड में बहता है, अरब जैसे बंगाल के खाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन ये आप लोगों का 2 नदी है नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहती है। तो दोनों याद रखना। बाकी नदी पूरब की तरफ बहती है और नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहती है। इतना आप लोग याद रखना, पेपर में पूछ देता है। और पेपर में अब देखो जो भी नदी था पूरा अच्छे से मैं आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूँ। अब नदी से जितने प्रश्न बनेंगे उसको मैं एक बार यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोग को, इसको अपने कॉपी में लिख लेना जब PDF मिल जाएगा तो। पूरा ध्यान से सुनना आप सभी साथी, ठीक है ना। जितना भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो सारा मैं यहाँ पर ला दिया हूँ। भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी है, जो राजस्थान में पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत बोला है, मैं शुरुआत में ही बोल दिया हूँ कि जो भारत है ना, भारत के ऊपरी हिस्सा से कुछ नदी निकलता है उसे हिमालयन नदी बोलते हैं, और भारत के निचली हिस्सा से दक्षिणी हिस्सा से कुछ नदी निकलता है तो उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो गोदावरी नदी हो जाएगा, और अगर उस तरह से बोल देगा भारत की सबसे लंबी नदी तो वो आपका हिमालयन नदी जो है वो गंगा है, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर दिया है कि उत्तर भारत की चिनाब नदी किस दो नदी के संगम से निकलती है? तो ये चंद्रा और भागा हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर भारत की चिनाब नदी किन दो नदी के संगम से निकलती है? तो ये आपका चंद्रा और भागा हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। बोल देगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, अच्छे से बताया हूँ। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कुछ लोग गंगा बोलते हैं, मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से बताया हूँ। अलकनंदा नदी जब निकलती है ना तो उधर से आप लोग का जो केदारनाथ है तो उधर से आप लोगों का जैसे अलकनंदा में आकर मंदाकिनी मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर अलकनंदा हो जाएगा। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है?
देखो केदारनाथ का यहाँ पर बोला है, ये तो आपका बद्रीनाथ है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी क्या है, ये अलकनंदा नदी, जो आपका अलकनंदा नदी है ना, तो उस पर आकर ये मिलती है, केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकलती है तो वो आकर अलकनंदा में मिल जाती है। बता दिया हूँ आप लोगों को। बोला जा रहा है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो देवप्रयाग में, देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है और अलकनंदा नदी मिलती है, तो वहाँ देवप्रयाग बन जाती है। ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट पूछा जाएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से जाना जाता है। जो लोग अच्छे से डायग्राम को समझे होंगे अब दिक्कत नहीं होगा, सब याद हो गया होगा। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। और शिप्रा आपका गंगा नदी की भी सहायक नदी है। उसके बाद से यहाँ पर बोला गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को, नहीं ये आपका शिप्रा नहीं है, कोसी नदी आपका हो जाएगा गंगा नदी का सहायक नदी। ठीक है ना, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी का। यहाँ पर पूछा जाएगा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, बद्रीनाथ याद रखना। लेह किस नदी के किनारे स्थित है, तो लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मेरे भाई जब तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है तो सबसे पहले लेह में ही जाती है। ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। उसके बाद से पूछा जाएगा आगरा दिल्ली मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो भी आपका आगरा दिल्ली मथुरा है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। माजुली किस नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी हरिद्वार इलाहाबाद पटना कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सारा का सारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाएगा कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है, महानदी के किनारे स्थित है। पूछा जाएगा नासिक महाराष्ट्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। ठीक है ना, आपका पूछा जाएगा बद्रीनाथ उत्तराखंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। मैसूर जो कर्नाटक में पड़ता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, गुजरात नदी के किनारे स्थित है। याद रखना आप सभी नहीं सॉरी, अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है किस नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। याद रखना। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है आपका गोवा। याद रखना आप सभी साथी। गोवा में कौन सा बंदरगाह है, कल ही मैं आप लोगों को बताया था, मरमू गांव। ठीक है ना, कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है, मंगलुरु बंदरगाह। बंदरगाह भी बहुत अच्छे से बताया हूं और आपके पेपर में यहां से प्रश्न बनेंगे। कोलकाता नदी, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पूछा जाएगा लुधियाना पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो लुधियाना पंजाब है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। फर्रुखाबाद फतेहपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। पूरा लेक्चर अच्छे से सुन लेना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। डिब्रूगढ़ जो असम में पड़ता है किस नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। असम किस नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। आपका यहां पर है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी आपका सिंधु नदी है। ठीक है ना, तो अभी नदी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है, खास करके अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर में, वो सारा मैं करा दिया हूं। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है मेरे भाई, इसके अलावा और आपका कुछ नहीं पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ देशों का नाम है, तो कुछ देशों का नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें टाइपिंग नहीं हो पाया है मेरे भाई, वो मैं जैसे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, नीलेश जो आपका सैनिक टेलीग्राम चैनल ना, उसमें मैं भेज दूंगा। कुछ देशों के महत्वपूर्ण नाम है, तो वो यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाया है, लेकिन वो भी पूछा जाएगा। जैसे न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है, तो इसको आप लोग लिख लो। ठीक है ना, आपका न्यूयॉर्क में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट लिखा हूं, तो इसको आप लोग लिख लो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे बसा है, यहाँ पर आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद से फिर आपका क्या हो जाएगा, सभी नहीं लिखना है, सभी देश नहीं लिखना है, आपका कुछ इंपॉर्टेंट है जो लिख लेना है। लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से फिर आपका क्या हो जाएगा,
कहिरा आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो कहिरा आपका कहाँ पर हो जाएगा, कहिरा आपका नील नदी के किनारे हो जाएगा। उसके बाद से फिर आपका क्या हो जाएगा, खार्तूम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है ना, नहीं तो आप इसको लिख लो। खार्तूम आपका नील नदी के किनारे हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। उसके बाद से आपका पर्थ हो जाएगा। पर्थ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आप लोगों का स्वान नदी के किनारे स्थित है। ये सब दूसरे दूसरे देश का शहर है, ठीक है ना, दूसरे देश का शहर भी पूछ सकता है। उसके बाद से यहाँ पर दिया है हैमबर्ग, हैमबर्ग दिया है, ठीक है ना। तो ये किस नदी के किनारे है, तो जो हैमबर्ग है वो एल्ब नदी के किनारे है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद से आपका दिया है कीव है, तो कीव किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोगों का नीपर नदी के किनारे स्थित है, नीपर आप लोग याद रखना। उसके बाद से फिर आप लोगों का क्या दे देगा मेरे भाई, आप लोगों का जितना भी राज्य दिया है ना, जैसे बगदाद, कराची, एक बार मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना वीडियो स्टॉप करके, वीडियो रोक करके। देखो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो आपका यूएसए है, यूएसए में आपका न्यूयॉर्क शहर पड़ता है जो हडसन नदी के किनारे है। पाकिस्तान में लाहौर शहर पड़ता है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। मिस्र में काहिरा शहर पड़ता है जो नील नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से सूडान में खार्तूम पड़ता है जो नील नदी के किनारे है। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्थ पड़ता है जो स्वान नदी के किनारे है। फिर जर्मनी में हैमबर्ग पड़ता है जो एल्ब नदी के किनारे है। यूक्रेन में कीव पड़ता है जो नीपर नदी के किनारे है। नीदरलैंड में रॉटरडैम पड़ता है जो राइन नदी के किनारे है। वेनेजुएला में आपका काराकास पड़ता है जो ओरिनोको नदी के किनारे स्थित है। फिर ऑस्ट्रेलिया कनाडा में आपका क्यूबेक पड़ता है जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। फिर पोलैंड में वारसा पड़ता है जो वेसुएला नदी के किनारे है। फिर सार्बिया में बेलेग्रेड पड़ता है जो डेन्यूब नदी के किनारे है। इराक में बगदाद पड़ता है जो टिग्रिस नदी के किनारे है। पाकिस्तान में कराची पड़ता है जो सिंधु नदी के किनारे है। ब्रिटेन में लंदन पड़ता है जो टेम्स नदी के किनारे है। इराक में बसरा पड़ता है जो दजला एवं फरात नदी के किनारे है। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स पड़ता है जो ला प्लाटा नदी के किनारे है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू आर्लिनियस है जो मिसिसिपी नदी के किनारे है। और मिस्र में आसवान है जो नील नदी के किनारे है। जापान का राजधानी टोक्यो आपका किस नदी के किनारे है, तो आराकाव सुमीदा नदी के किनारे है। फिर पुर्तगाल में लिस्बन है जो टिग्रिस नदी के किनारे है। अमेरिका में सेंट लुइस है जो मिसिसिपी नदी के किनारे है। रूस में मॉस्को है जो मोस्कवा नदी के किनारे है। भारत की नई दिल्ली यमुना नदी के, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो ये मेरे भाई ये प्रमुख जो भी आपके दूसरे देश है ना वहाँ के ये पूरा का पूरा आप लोगों का शहर था, ठीक है ना। बाकी चलो ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। नदी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक दिन और आप लोगों का डेमो क्लास चलेगा, उसके बाद से ये क्लास आप लोग का एप्लीकेशन में चलेगा। जितने लोगों को एप्लीकेशन से बैच लेना होगा तो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में आप लोग आईडी पासवर्ड बना के और उधर मार्कोस 2.0 बैच ले लेना। उसका प्राइस भी सिर्फ 149 है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।